गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ तो बच्चों, अपना जो है थर्ड चैप्टर चल रहा है अभी, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, तो अपन जो बात कर रहे थे जर्मनी की बात कर रहे थे। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी की जो इको कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा जो है डाउन हो गई थी। वो डाउन हो गई थी, लेकिन बाद में जो है अमेरिका का उसको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला। अब ठीक है, वही अपन जो है देखेंगे कि पहली चीज़ तो आप ये देखो कि जर्मनी की जो इको कंडीशन थी वो डाउन हुई क्यों थी। ठीक है, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस वक्त जर्मनी ने लोन लेकर किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो जर्मनी ने लोन लेकर किया था, तो पहला तो वो कर्ज था। ठीक है, और इसके बाद में आफ्टर वॉर युद्ध के बाद में जब एलिज कंट्री जब जीत गए थे, ठीक है, और जर्मनी जब इस युद्ध में हार गया था, डिफीट हुआ था, तो इसके बाद में जर्मनी को जो है इस वॉर के लिए रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया और जर्मनी के ऊपर जो है 6 मिलियन का हर्जाना लगाया गया था। ठीक है, तो उस हर्जाने को चुकाने के मतलब हर्जाने को जब ये चुकाने लगे तो जर्मनी की जो इको कंडीशन थी वो और भी ज़्यादा क्या हो गई, डाउन हो गई थी। इसके बाद में अमेरिका ने इसके लिए एक मतलब रास्ता भी निकाला था। ठीक है, मैंने बताया था आपको, डाउस प्लान बताया था। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया कि इन्होंने मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब इनकी कंडीशन डाउन होने लगी तो इन्होंने धड़ाधड़ जो है जो कागजी नोट जो है छापना शुरू कर दिया। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा मात्रा में इन्होंने कागजी नोट छाप तो दिए। अब जितनी ज़्यादा मुद्रा होगी उसका वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो मतलब देखो जर्मन करेंसी जो थी बेटा, ठीक है, जर्मन करेंसी को क्या कहा गया था, जर्मन करेंसी मार्क थी। ठीक है, जर्मन करेंसी। ठीक है, तो देखो जर्मन करेंसी के क्या हाल थे। ठीक है, जर्मन करेंसी मार्क्स थी अमेरिकन कौन सी थी, डॉलर। ठीक है, अमेरिकन करेंसी कौन सी थी बेटा, डॉलर थी। ये तो आप जानते हो, जर्मन करेंसी मार्क थी और अमेरिकन करेंसी कौन सी थी, डॉलर। जैसे अपनी इंडियन करेंसी थी वो रुपया है। ठीक है, अपनी इंडियन करेंसी रुपया है, वैसे अमेरिकन करेंसी को क्या बोलते हैं, डॉलर बोलते हैं, और जर्मन करेंसी को मार्क बोलते हैं, इंडियन करेंसी को रुपया बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही तो अब इन्होंने जर्मनी ने जो है मतलब जो मुद्रा पैसा छापना जो है शुरू कर दिया था बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब जैसे शुरू किया तो देखो इनके लास्ट तक जो है हालत क्या हो गए थे, देखो इसमें कि $1 was equal to 9,88,60,000। ठीक है, मतलब एक तरफ $1 किसके बराबर था, मार्क। ये समझ में आ गई आपको, मतलब $1 किसके बराबर थी, 9,88,60,000 के बराबर जो है था। समझ में आ गया, एक तरफ $1 किसके बराबर, 9,88,60,000। ठीक है, ये इक्वल था, ये क्या थे, इक्वल थे। या तो $1 ले लो या इतनी साल की जो है मार्क लेकर घूमो। समझ में आ गई बेटा, ये हालात कहाँ के थे, जर्मनी के थे। ठीक है, मतलब पाव रोटी लेने के लिए भी बैलगाड़ियां की गाड़ियां भरकर रुपए लेके जाते थे वो। ठीक है, थोड़ा सा आटा परचेज करने के लिए भी गाड़ियां भरकर जो है पैसा लेकर जाते थे। क्यों, क्योंकि पैसे की वैल्यू नहीं रही थी। पैसा बहुत ज्यादा मात्रा में छाप तो लिया लेकिन उसकी वैल्यू क्या हो गई थी बेटा, डाउन हो गई थी। और जो मतलब वस्तुएं जो थी, ठीक है, डेली यूज की जो थिंग्स थी उनकी रेट जो थी, वो प्राइस जो थी वो हाई हो गई थी। ठीक है, करेंसी की वैल्यू डाउन हो गई थी। देखो होता क्या है, इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहां पे आप समझोगे करेंसी
करेंसी की वैल्यू जब डाउन हो जाती है, ठीक है, और तो प्राइजेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। करेंसी जैसे जैसे डाउन होती जाती है, प्राइजेस वैसे वैसे बढ़ती जाती हैं, ठीक है। करेंसी जैसे जैसे करेंसी की वैल्यू करेंसी वैल्यू जैसे जैसे घटती जाती है, वैसे वैसे प्राइजेस बढ़ते जाते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको? जैसे जैसे करेंसी की वैल्यू डाउन होती जाती है, वैसे वैसे प्राइजेस बढ़ते जाते हैं। तो अब क्या हो रहा था, जो डेली यूज की जो थिंग्स थी उनकी प्राइजेस हाई होती जा रही थी। तो मतलब थोड़ा सा आटा लेने के लिए भी वो जाते थे तो एक गाड़ी भरकर जो है करेंसी लेकर जाते थे। ये चीज समझ में आ गई आपको? अब देखो इसके बाद अपन नेक्स्ट जो टॉपिक ले रहे हैं वो देखो कौन सा है, द ईयर ऑफ डिप्रेशन, मंदी के साल, ठीक है। ईयर ऑफ डिप्रेशन, ये तो आपको समझ में आ गई ना कि हालात जर्मनी की क्या थे, $1 अमेरिकन डॉलर था और $1 के बराबर कितने मार्क्स थे, 9,88,60,000 मार्क्स इक्वल थे। इतनी बुरी हालत जो है जर्मनी के हो गए थे, ठीक है बेटा। तो जो वस्तुएं थी उनकी कीमतें बढ़ रही थी। अब देखो इसके बाद में फिर क्या हुआ, तो देखो बेटा इसमें द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, ईयर ऑफ डिप्रेशन। अब देखो मंदी के जो साल थे वो किस तरह रहे, द ईयर बिटवीन 1924 टू 1928 सा सम स्टेबिलिटी। अब देखो 1924 से लेकर 1928, ठीक है, उसमें क्या रही, स्टेबिलिटी रही, थोड़ी स्थिरता रही, थोड़ा सा स्थिर रहा मामला, ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा स्थिर रहा। Yet this was built on sand, जबकि ये क्या था, ये एक रेत के टीले की तरह था जो कभी भी ढह सकता था। ये जो स्थिरता थी वो किसके ऊपर बनी हुई थी, जैसे रेत का टीला हो, ठीक है, मतलब ये कोई स्थिरता इसको अपने इसको स्टेबिलिटी नहीं कर सकते, ये कभी भी जो थी वो भंग हो सकती थी, कभी भी गिर सकती थी। ये रेत की टीला होता है, उसका कोई विश्वास नहीं है, कभी भी वो ढह सकता है। तो वैसे ही ये जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, वो कभी भी क्या हो सकती थी, फेल्ट हो सकती थी, गिर सकती थी। अब देखो जर्मन इन्वेस्टमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल रिकवरी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन शॉर्ट टर्म्स लोन लार्जली फ्रॉम यूएसए। जर्मनी की जो इन्वेस्टमेंट थे और जो मतलब इंडस्ट्रीज थी वो किसके ऊपर डिपेंड थे, अमेरिका से लिए हुई जो शॉर्ट टर्म्स लोन, अल्पकालीन जो ऋण थे, उनके बेसिस पर ये जो इन्वेस्टमेंट और इनकी इंडस्ट्रीज थी वो चल रही थी। कौन से बेसिस पर, अमेरिका के द्वारा लिए हुए जो अल्पकालीन ऋण थे, शॉर्ट टर्म्स जो ऋण थे, लोन्स थे, उन्हीं के आधार पर, ठीक है, इनकी जो इंडस्ट्रीज थी वो चल रही थी, उनकी इन्वेस्टमेंट जो निवेशक थे वो भी जो है चल रहे थे। मतलब किसके पीछे, किसके सपोर्ट से, अमेरिका के सपोर्ट से। अब देखो बेटा फिर क्या हुआ, दिस सपोर्ट वाज विथड्रॉ व्हेन द वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश्ड इन 1929। देखो 1928 तक तो हो गया, 1929 में क्या हुआ कि देखो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रस्ट, ठीक है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या हो गया था, क्रस्ट हो गया था, गिर गया था। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का मीन होता है शेयर मार्केट। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज का मीन क्या होता है बेटा, शेयर मार्केट। इनका जो शेयर मार्केट था, अमेरिका का जो शेयर मार्केट था वो क्या हो गया था, गिर गया था, ठीक है। कब, 1929 में। फियरिंग ए फॉल इन प्राइस पीपल मेड फ्रैंटिक एफर्ट टू सेल देयर शेयर्स। अब देखो मतलब कीमतें गिरने के डर से मतलब सभी जो लोग थे वो अपने शेयर बेचने में, धड़ाधड़ शेयर बेचने में लग गए थे, ठीक है, धड़ाधड़ अपने शेयर बेचने में लग गए थे। ऑन वन सिंगल डे 24 अक्टूबर 13 मिलियन शेयर वर सोल्ड। एक दिन, एक सिंगल दिन में जो है कितने शेयर बेचे गए, 13 मिलियन शेयर जो है बेच दिए गए। किस डर से, शेयर मार्केट गिर गया था,
लोगों ने शेयर खरीद रखे थे, तो सभी को डर सता रहा था कि शेयर मार्केट गिर गया तो कीमतें गिरेंगी, कि अब कीमतें जैसे ही गिरेंगी, प्राइजेस जैसे ही फॉल होंगी, गिरेंगी, तो लोगों को सीधा सीधा नुकसान होगा। तो सभी लोगों ने सोचा कि जिस दिन शेयर मार्केट गिर रहा है उसी दिन जो है सारे शेयर बेच दिए जाए। तो लगभग एक दिन में कितने शेयर बेचे गए? 13 मिलियन जो है शेयर बेचे गए। दिस वॉज द स्टार्ट ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। यहीं से जो है क्या हुआ? ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन शुरू हुआ, मंदी का जो साल या समय जो है शुरू हुआ। ओवर द नेक्स्ट 3 years बिटवीन 1929 एंड 1932 द नेशनल इकोनॉमी ऑफ यूएसए फेल बाय हाफ। 1929 से लेकर 1932 के 3 सालों के दौरान में अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वो आधी रह गई थी। ठीक है, अमेरिका के जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था उसके गिरने से अमेरिका की जो राष्ट्रीय आय थी वो क्या रह गई थी बेटा? आधी रह गई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखो, factories shut down, efforts failed, farmers were badly hit and speculators withdraw their money from the market। अब देखो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, ठीक है, और एक्सपर्ट्स फेल, आयात जो निर्यात जो थे वो क्या हो गए थे? फेल हो गए थे। फार्मर वर बैडली हिट, मतलब किसान थे वो बुरी तरीके से बर्बादी के कगार पर खड़े थे। एंड स्पेक्युलेटर्स, और जो निवेशक थे वो अपनी मनी विड्रॉ करवाते रहे थे मार्केट से। ठीक है, तो ये जो हालात थे वो बद से बदतर होते जा रहे थे। द इफेक्ट ऑफ रिसेशन इन यूएस इकोनॉमी वर फेल्ट वर्ल्ड वाइड। अब देखो इसके जो यूएसए की जो इकोनॉमिक थी, ठीक है, उसकी वजह से जो है हालात क्या हो रहे थे? दुनिया भर में मंदी महसूस की जा रही थी। अमेरिकी जो अर्थव्यवस्था थी, यूएस इकोनॉमी जो थी, जैसे जैसे गिरती जा रही थी, तो पूरे वर्ल्ड में जो है इस मंदी का असर देखने को जो है मिल रहा था। मतलब यूएस की इकोनॉमी से ऑल वर्ल्ड इफेक्टिव हुआ, सारे विश्व में जो है इस चीज का प्रभाव रहा। ठीक है, द जर्मन इकोनॉमी वॉज रोस्ट हीट बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। जर्मन की जो अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, जर्मन की जो अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर मंदी का बहुत ज़्यादा जो है बुरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, बाय 1932 इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड टू 40% ऑफ 1929 लेवल। 1919 के स्तर से लेकर 1932 में जो इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन हुआ उसमें 40% की गिरावट दर्ज की गई। ठीक है, मतलब जहां पर 1929 में 100% प्रोडक्शन हो रहा था, वही प्रोडक्शन अब 1932 में कितना रह गया था? 40% जो है वो 60% ही रह गया था। ठीक है, कितना परसेंट रह गया था? 60% रह गया था। 1929 में जो प्रोडक्शन 100% हो रहा था वो 1932 में 60% ही रह गया था, क्योंकि 40% तो गिर गया था। ठीक है, 40% तो रिड्यूस हो चुका था, तो अब प्रोडक्शन कितना बच रहा था? ओनली 60% प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है, 40% प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया था, गिर गया था। अब यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो ओनली 60% प्रोडक्शन जो है हो रहा था। अब देखो इसमें वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब और वर पेड रिड्यूस वेजेस। अब देखो जो वर्कर्स थे वो अपनी जॉब जो है वो क्या हो रही थी, उनसे उनकी जॉबें जो है खो रही थी। ठीक है, अपने रोजगार खो रहे थे लोग, और वर पेड रिड्यूस वेजेस, और उनकी जो मतलब वेजेस थी, उनकी जो मजदूरी थी वो भी क्या कर दी जा रही थी? कम कर दी जा रही थी। रोजगार रहा नहीं था। ठीक है, इस वजह से उनकी जो रोजगार भी छीन लिया जा रहा था। रोजगार यदि किसी के पास था तो उसकी मजदूरी कम कर रहे थे। ठीक है, जैसे किसी को पहले 500 रुपये वेजेस मिल रहा था तो अब उसको 300 रुपीज ही जो है वेजेस मिल रहा था पर डे। ठीक है, तो देखो इसमें On the street of Germany, you could see men with placard around their necks saying, "Willing to do any work." अब देखो आप जर्मनी की स्ट्रीट्स में आप इस तरह के जो लोग देख सकते थे जो अपने गले में एक तख्ती बांधे हुए थे। ठीक है, उसमें लिखा हुआ था willing to do any work, कोई भी काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, willing to do any work, मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, ऐसा लिखा हुआ। मतलब इतनी बेरोजगारी हो गई थी बेटा, इतनी बेरोजगारी हो गई थी कि लोग अपने गले में अब तख्ती लगाकर गलियों में घूम रहे थे कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। ठीक है भाई, किसी भी सेक्टर में मैं जाने के लिए तैयार हूँ, कोई सा भी काम हो मैं कर सकता हूँ।
ऐसी जो है तख्तियां लगाकर अपने गले में घूम रहे थे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अनएम्प्लॉयड यूथ्स प्ले कार्ड्स और सिंपली सेट एट स्ट्रीट कॉर्नर्स एंड desperately went up to the local employment exchange। अब देखो लोगों को, आप युवाओं को जो है ताश खेलते हुए देख सकते थे, ठीक है, और गलियों के नुकड़ों पर इकट्ठा मतलब बैठे हुए, फ्री बैठे हुए देख सकते थे, या फिर उनको जो है क्वेट में देख सकते थे। क्वेट का मीन ये होता है किसी ऑफिस दफ्तर के बाहर में बड़ी बड़ी कतारों में जो है आप युवाओं को देख सकते थे रोजगार के लिए। ठीक है, जो फ्री थे वो ताश खेलते थे, सारे दिन गलियों के नुकड़ों पर बैठे रहते थे। ठीक है, दूसरी चीज़, जो लोग रोजगार के लिए भाग रहे थे दफ्तरों के सामने या ऑफिसों के सामने जो है लाइनों में खड़े हुए जो है आप उनको देख सकते थे। इतना अनएम्प्लॉयमेंट जो है हो गया था। अब इसके बाद देखो, एज जॉब्स डिसअपियर द यूथ टुक टू द क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। अब देखो, एज जॉब्स डिसअपियर्ड, जैसे ही जो है रोजगार खत्म हो गए तो लोग अब क्या करने लगे थे, क्रिमिनल आपराधिक गतिविधियों में जो है शामिल होने लगे थे। एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन लेस, और जो धीरे धीरे क्या होते जा रहे थे, मतलब लोग धीरे धीरे मतलब चारों तरफ हताशा का जो है माहौल बढ़ता जा रहा था। ठीक है, एंड टोटल डिस्पेयर बिकेम कॉमन प्लेस। अब देखो चारों ओर हताशा का माहौल होता जा रहा था। द इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएटेड डीप एनेक्सिटीज एंड फियर्स इन पीपल्स। ये जो मतलब आर्थिक जो हालात थे इनकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त थे, और लोग किसमें थे, फियर, डरे हुए थे। आपको भी पता है कोई भी सिचुएशन हो सब हैंडल की जा सकती है, बट इको कंडीशन यदि डाउन हो जाए तो आपको पता है एनेक्सिटीज, तनाव तो होता ही है, साथ में अपने जो फ्यूचर होता है उसका एक फियर भी अपने मन में जो है गहरा असर कर जाता है। ठीक है, एक डर सताता है कि अपना भविष्य क्या होगा। यदि अपने पास पैसा हो तो कोई भी सिचुएशन अपन जो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं हो तो फिर जो है कोई भी सिचुएशन अपन हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो वही जो है जर्मनी के लोगों के हालात हो रहे थे बेटा, कि लोग बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो रहे थे। ठीक है, किस चीज़ को लेकर, कि अब जो है भविष्य में जो है उनका क्या होगा। इसके बाद देखो बेटा फिर क्या हुआ, द मिडिल क्लासेज स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय एंड पेंशनर्स शो देयर सेविंग डिमिनिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू। अब देखो जो स्पेशली देखो मिडिल क्लास के जो लोग थे, ठीक है, स्पेशली जिनको सैलरी मिल रही थी, ठीक है, और जो पेंशनरीज थे जिनको पेंशन मिल रही थी, तो उन लोगों की लाइफ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा किस चीज़ का, कि करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो गई थी। देखो बेटा क्या इफेक्ट पड़ा वो आप समझो इस चीज़ को। देखो इसमें बेटा क्या हुआ था, जैसे कि कोई भी मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास या कोई भी सैलरी बेस पे है, ठीक है, जिसको सैलरीड एम्प्लॉइज, ठीक है, जिससे कोई भी सैलरी, किसी को 20,000 मार्क सैलरी मिल रही है, ठीक है, 20,000 मार्क किसी को सैलरी मिल रही है, ठीक है बेटा। अब वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मैंने अभी आपको बताया करेंसी वैल्यू जैसे जैसे डाउन होती है वैसे वैसे प्राइजेस क्या होती है, बढ़ती हैं। करेंसी वैल्यू जैसे जैसे डाउन होती है वैसे वैसे प्राइजेस बढ़ती हैं, ठीक है। अब इनकी जो सैलरी बेस था वो तो फिक्स था ना, 20,000 पहले भी मिल रहे थे, 20,000 अब भी मिल रहे हैं, लेकिन पहले इनका गुजारा कितने में हो जाता था, 10,000 में जो है हो जाता था। लेकिन अब जो है 10,000 में इनका गुजारा नहीं हो रहा था, ठीक है। अब इनका गुजारा जैसे 20 के 20 पूरे 1000 लग रहे थे। क्यों? क्योंकि वही ज़रूरत की चीज़ें ये परचेज कर रहे थे और उन्हीं ज़रूरत की चीज़ों में ये क्या हो रहा था, इनको लॉस हो रहा था, ठीक है। तो अब इनके पास जो बचत थी वो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि किस तरह से जो है
20,000 मार्क्स जो सैलरी थी वो क्या हो गई थी, कम हो रही थी। इनकी जो बचत थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी, कम पड़ रही थी इनके लिए। ठीक है, अब देखो इसके बाद में शाह देवर शेविंग डिमिश व्हेन द करेंसी लॉस्ट इट्स वैल्यू, करेंसी की वैल्यू कम हो गई थी, इस वजह से इनकी जो बचत थी उस पर बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क पड़ा। स्मॉल बिजनेसमैन, द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट। अब देखो बहुत सारे के जो मतलब स्मॉल बिजनेसमैन थे, सेल्फ एम्प्लॉयड स्वरोजगार वाले जो लोग थे, रिटेलर्स जो थे, वो सब जो हैं किस चीज़ को, उनका जो बिजनेस ख़त्म होने की वजह से बहुत ज़्यादा क्या थे, डिप्रेस्ड थे। दीज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी वर फिल्ड विद द fear of the polarizations and the anxiety of being reduced to the rank of the working क्लास और रोज स्टिल द अनएम्प्लॉयड। अब देखो इसके बाद में आर्थिक ये जो मतलब इनकी समाज की जो सर्वहाराकरण, ये जो मतलब प्लोरिनेशंस जो हैं, प्लोरिनेशंस का मतलब होता है सर्वहाराकरण। ठीक है, तो इनकी वजह से जो है इनकी जो मतलब इनकी जो रैंक्स थी ऑफ वर्किंग क्लास और इनकी ये जो रैंक थी, इनका जो तबका था वो क्या हो गया था, गिरता जा रहा था। ठीक है, भय सता रहा था, उन्हें डर था कि यदि यही सब रहा तो वे एक दिन मजदूर बनकर रह जाएंगे और ये हो भी सकता है कि उनके पास कोई रोजगार ही जो है वो ना रह जाए। ठीक है, मतलब बट अनएम्प्लॉयमेंट वीकेंड देयर ब्रेगिंग पावर। ठीक है, मतलब ऐसा वक्त भी उनके लिए आ सकता है कि उनके पास अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार रहकर वो जो है वो रह जाए। बिग बिजनेस वॉज इन क्रिसिस, जो बड़े बड़े उद्योग थे वो क्या हो गए थे, अब संकट की घड़ी में आ खड़े हुए थे। द लार्ज मास ऑफ द peasantry was affected by a sharp fall in the agriculture prices and women। अब देखो the large mass of peasantry was affected, बहुत बड़े पैमाने पर जो किसान थे वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे थे by the sharp fall in agriculture prices। शार्प फॉल मतलब एग्रीकल्चर की जो प्राइसेस थी, प्रोडक्शन जो थे उनकी जो प्राइसेस थी उनमें बहुत बुरी तरीके से क्या हो रही थी, गिरावट हो रही थी, जिस वजह से पीजेंट्स क्या थे, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव थे। ठीक है, तनाव में थे। एंड द वोमेन अनेबल टू फील देयर चिल्ड्रंस स्टमक वर फिल्ड विद द सेंस ऑफ डीप डिस्पेयर। और जो महिलाएं थी वो बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त थी, किस वजह से, अपने बच्चों के भविष्य में पेट भरने को लेकर। ठीक है, महिलाओं को ये चिंता सता रही थी कि भविष्य में उनके बच्चों के पेट किस तरह भरे जाएंगे, तो इस चीज़ को लेकर महिलाएं भी जो है डिप्रेशन में थी। ठीक है, अब देखो पॉलिटिकली टू द वाइमर रिपब्लिक वॉज फेरेगल, जो मतलब राजनीतिक वाइमर जो रिपब्लिक था उसमें राजनीतिक अस्थिरता भी आती जा रही थी। द वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन हैड सम इनहेरेंट डिफेक्ट। अब देखो राजनीति, ये जो वाइमर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स थे, बहुत सारी की गलतियां थी, विच मेड इट अनस्टेबल एंड वैल्यूएबल इन द डिक्टेटरशिप। अब देखो इसमें जो कमियां थी वो इसको क्या बना रहा था, अनस्टेबल बना रहा था, इसको अस्थिर बना रहा था। ठीक है, वुलनेबल बना रहा था और डिक्टेटरशिप, तानाशाही जो है इसको बना रहा था। मतलब इनका जो संविधान बना था, वाइमर रिपब्लिक का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी की जो है गलतियां हो गई थी। उन गलतियों की वजह से जो है इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसमें डिक्टेटरशिप आता जा रहा था, तानाशाही तो जो है वो आता जा रहा था। वन वॉज द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें जो है पहला क्या था, पहली मिस्टेक क्या थी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व का इसमें जो है अभाव था। दिस मेड अचीविंग ए मेजोरिटी बाय एनी वन पार्टी ए नियर इम्पॉसिबल टास्क। ठीक है, लीडिंग टू द रोल बाय द कोलिशंस। अब देखो पहला इसमें ये था कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो है वो क्या नहीं मिल रही थी, मतलब किसी भी पार्टी को, स्पेशल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को मेजोरिटी जो है नहीं मिल रही थी, किसकी वजह से, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नहीं था, इस वजह से आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं था, इसकी वजह से। तो पहली मिस्टेक तो इसकी ये थी। एंड सेकंड मिस्टेक की अपन बात करें, अनदर डिफेक्ट वाज आर्टिकल 48। स्पेशली ध्यान में रखना है बेटा, व्हाट वाज इन आर्टिकल 48 इन जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन।
ठीक है। आर्टिकल 48 की अपन बात करेंगे तो इसमें देखो पहला इसमें ये था, ठीक है, पावर टू इम्पोज इमरजेंसी, ठीक है। सस्पेंड पहला पावर हो गया, दूसरा पावर सस्पेंड सिविल राइट्स, एंड रूल बाय डिक्री। रूल बाय डिक्री, ठीक है बेटा। ये जो सारे पावर्स थे वो किसको दिए गए थे? गेव टू प्रेसिडेंट, ठीक है। ये सारे पावर किसको दिए गए थे? प्रेसिडेंट को दिए गए थे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 48। पावर टू इम्पोज इमरजेंसी इम्पोज करने का पावर, सस्पेंड सिविल राइट्स, जो सिविल राइट्स है उनको सस्पेंड करने का पावर, एंड रूल बाय डिक्री, अध्यादेश के माध्यम से जो है रूलिंग जो है करना, वो सारे पावर किसको दे रखे थे? प्रेसिडेंट को दे रखे थे, ठीक है। प्रेसिडेंट इन पावर्स का यूज विदाउट जर्मन पार्लियामेंट्री की एडवाइस के कर सकता था, इस वजह से वो डिक्टेटरशिप हो गया था, तानाशाही जो है उसमें आ गया था। ये चीज समझ में आई बेटा? अब देखो विद इन इट शॉर्ट लाइफ द वाइमर रिपब्लिक वॉज 20 डिफरेंट कैबिनेट्स लास्टिंग ऑन एन एवरेज 239 days एंड लिबरल यूज द आर्टिकल 48। अब देखो ये जो मतलब इस वाइमर की जो लाइफ रही, वाइमर रिपब्लिक की जो लाइफ रही वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट रही, ओनली 239 days इसकी लाइफ रही, और इसका जो कार्य था वो 20 जो कैबिनेट्स थी उसने जो है इसको संभाला। मतलब ये जो वाइमर रिपब्लिक था उसको संभालने के लिए 20 कैबिनेट्स बनाए गए थे, ठीक है, 20 मंत्रिमंडल जो है वो बनाए गए थे। इसके अलावा इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा शॉर्ट रही, ओनली कितने दिन तक वाइमर रिपब्लिक रहा? 239 days तक रहा जो है इसके। अब इसके बाद देखो येट द क्राइसिस कुड नॉट मैनेज्ड, ठीक है, लेकिन ये जो है इसका मतलब जो है समाधान नहीं कर पाया। पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंट इन द डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोगों का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम से विश्वास उठ चुका था, विच सीम्ड टू ऑफर नो सॉल्यूशन, क्योंकि इसके द्वारा जो है कोई भी समाधान जो है नहीं किया गया था। इस वजह से लोग जो क्या खो चुके थे? अपना कॉन्फिडेंस, अपना जो विश्वास था वो खो चुके थे, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें अब जो अपन देखेंगे वो हिटलर्स राइज टू पावर। हिटलर का जो उदय हुआ था वो किस तरह से हुआ था उसकी अपन जो है चर्चा करेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आपको जो है ये ध्यान में रखना है कि किस तरह से जो है वाइमर रिपब्लिक का दी एंड हुआ था, किस तरह से वाइमर रिपब्लिक का दी एंड हुआ था। उसका रीजन ये था, पहला ये था कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो है नहीं था, आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं था। दूसरा रीजन आर्टिकल 48 था, जिसकी वजह से जो है जो वाइमर रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थी वो क्या हो गई थी? तहस नहस हो गई थी ओनली 239 days में, ठीक है बेटा। तो रीजंस आपको ध्यान में हो गए। तो व्हाट आर द रीजंस टू फिनिश द वाइमर रिपब्लिक? देन यू विल आंसर, ठीक है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड आर्टिकल 48, ठीक है। 2 रीजंस इसके मेन है, ठीक है बेटा। बाकी जो है अपन हिटलर का जो राइज देखेंगे वो अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड लक।